हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और वारिस सुप्रीम के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि ये सायरन एक टेक्निक को बयून के ऊपर कर देता है। यूज करने तुरंत बाद ही वो बयून के बॉडी के अंदर से कुछ ऐसा काले काले चीज बाहर आने लगते हैं। और ये देखने के बाद ये भाई पूरी तरह हिल जाता है और अपने मन ही मन सोचने लगता है कि एक सेकंड ये स्पेल के अंदर की एनर्जी और जिस स्पेल ने मुझे उस दिन मार डाला उसकी अंदर की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम ही है। क्या इसका मतलब जिस कम्युनिटी ने मुझे मार डाला उसके बीच का और ये फूड एंड स्पिरिट अकेडमी के बीच का कोई कनेक्शन है क्या? अगर ऐसी बात है मैं फूड एंड स्पिरिट अकेडमी के अंदर जरूर जाऊंगा। जाने के बाद मेरे डेथ के पीछे के मिस्ट्री के बारे में पूरी तरह से पता करने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। और तभी हम बयून की तरफ देखते हैं। वो टेक्निक इसके ऊपर यूज करने की वजह से अपना आंख को लेता है। इसे देखने के बाद वो सारे एल्डर्स पूरी तरह चौंक जाते हैं और पूछने लगते हैं क्या क्या हम सपना तो नहीं देख रहे हैं? क्योंकि पहले वो बाइसा मरने के बाद जिंदा हो चुका है, अब ये बयून मरने के बाद जिंदा हो चुका है। ये सुनने के बाद सायरन बोले नहीं नहीं, आप सही लोगों को गलत फहमी हो चुका हो, क्योंकि ये बयून सच में मरा नहीं था, बल्कि इसके ऊपर वो फेकिंग डेथ नाम का टेक्निक किसी ने यूज कर दिया गया। और अगर मैं टेक्निक के बारे में बात करूँ तो ये काफी ज्यादा खतरनाक और फॉरबिडन टेक्निक है, क्योंकि इसके काफी खतरनाक साइड इफेक्ट होते हैं। ये सुनने बाद बाइटा पूछने लगता है क्या इसके ऊपर साइड इफेक्ट होते हैं इसके वजह से, पर किस तरह का साइड इफेक्ट होते हैं? और तब हम बयून की तरफ देखते हैं। वो पूरी तरह से सटिया चुका होता है और चिल्लाने लगता है कि मैं इस पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर हूं। ये बोले तुरंत बाद ये बाइटा के पास आ जाता है। उसका हक करता हुआ बोल रहा होता है कि फादर मुझे तो आपका दूध चाहिए, तो इसलिए आपका दूध मुझे पिला दो। तब सायरन बोलने लगते हैं कि जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो वो बंदा पूरी तरह से पागल हो जाएगा अपने पूरी जिंदगी भर। और मैं लिख के बोल सकता हूँ इसका पूरी दुनिया भर कोई भी क्यूरी नहीं है। तब उसका फादर यानी वो बाइटा वो बयून से पूछ रहा होता है कि बेटे मुझे याद करने की कोशिश करो, मैं तुम्हारा फादर हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि तुम पागल बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो इसलिए मुझे याद करने की कोशिश करो। ये सुनने के बाद बयून बोलने लगता हाँ मुझे थोड़ा याद आ रहा है, हम दोनों मिलकर उस फेकिंग डेथ टेक्निक को यूज करके उस बाइसा को मरवाने वाले थे। तो क्या फादर वो कमीना मर गया है क्या तुमने उसका टुकड़े कर डाला? ये सुनने के बाद बाइटा चिल्ला रखता है तुम किस तरह का बकवास किया जा रहा हो, चुप हो जाओ। हमने इस तरह का प्लान बिल्कुल भी नहीं किया, तो इसलिए इसके बारे में चुप हो जाओ तुम। ये सुनने के बाद भाई साहब बोलने लगते हैं कि पैड्रेस तो आपने अच्छी तरह से सुन लिया, उसने अपने खुद की मुंह से एक्सेप्ट कर लिया अपनी गलती। इसका मतलब है कि बाइटा और बयून दोनों मिलकर अपने प्लान में मुझे फंसाकर मुझे मरवाना चाहते थे। जितना मुझे पता है ऐसा करने वाले के लिए हमारे फैमिली के रूल्स मुताबिक उसे सजा मिलना चाहिए और वो सजा है मौत। तो इसलिए पैड्रेस मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप उस पनिशमेंट को उस बाइटा को देंगे या मुझे ही देना पड़ेगा वहां पर जाकर? ये सुनने के बाद पैड्रेस बोलने लगता है कि बाइटा मैंने तुमसे पहले ही बोल दिया था कि हमारा भाई फैमिली के अंदर कोई भी बंदा गलती करे उसको जरूर सजा मिलेगी, तो इसलिए तुम दोनों को भी सजा मिलेगी। और वो सजा है कि तुम दोनों का कल्टिवेशन बेस पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाएगा और तुम दोनों को हमारे भाई फैमिली से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सुने तुरंत बाद ये बाइटा अपने घुटने पर आ जाता है और बोलने लगता है कि पैड्रेस प्लीज मुझे माफ कर दिया, हमारे भाई फैमिली के लिए मैं इतना सालों के लिए काफी कुछ किया हुआ है, तो इसीलिए वो सारी चीजों के लिए प्लीज मेरा कल्टिवेशन बेस तो बर्बाद मत कीजिएगा, अगर आप चाहते तो मैं यहाँ से खुद ही निकल जाऊंगा। ये सुने तुरंत बाद ये पैड्रेस अपने हाथ में एक अटैक को तैयार कर लेते हैं। इसके बाद बोलने लगता है कि ये सारे चीजें तुम ये सारे कांड करने से पहले ही सोचना चाहिए था तुझे, क्योंकि अब कुछ ज्यादा लेट हो चुका है, तो इसीलिए मैं तुम्हारा कल्टिवेशन बेस बर्बाद करके ही रहूंगा। ये सुनने के बाद ये बाइटा भी वहां से उठ जाता है और एक चाकू निकालते इस पर अटैक करता हुआ बोला होता अगर ऐसी बात है मेरे पास और कोई चाइस ही नहीं बचा बुड्ढे साले, मैं तो जान से ही मार डालूंगा। ये देखने के बाद सायरन बोले लगता है नहीं मेरे रहता पर मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। ये बोल के आयरन कंट्रोल टेक्निक नाम का एक टेक्निक को यूज करके उसके हाथ में चाकू को कंट्रोल करके उसे दूर फेंक देता है। ये देखने के तुरंत बाद ये बाइटा पूरी तरह हिल जाता है और अपने मन ही मन सोचने लगता है अरे बाप रे यहाँ पर क्या हो रहा है। उतने में वो पैड्रेस अपना पूरा एनर्जी रिलीज करते हुए बोला होता है कि मैंने तुम्हें एक चांस दिया था पर तुमने चांस को खो भी दिया, तो इसलिए आज तुम मरोगे। ये बोल के एक जोरदार अटैक उस बाइटा ऊपर कर देते हैं। इसके वजह से वो काफी दूर जाकर ऐसा नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। इसे देखने के बाद बाइसा अपने मन ही मन सोचने लगता है कि एक सेकंड वो बंदा सच में वो आयरन को भी कंट्रोल कर सकता है। अगर ऐसी बात है मुझे उस अकेडमी के अंदर जरूर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं उस अकेडमी को कितना मिस्टीरियस समझ आता उससे भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस निकल रहा है अब। और तभी वो बयून उसके बाप को ऐसा लात मारते हुए बोल रहा होता है कौन कचरा यहाँ पर नीचे पड़ा हुआ सो रहा है, क्या तुम मर गए हो? अगर तुम सच में मर गए तो मुझे जवाब दो। तब पैड्रेस बोलने लगता है कि वो बाइटा काफी ज्यादा कमीना निकल गया, तो इसलिए वो आज मेरे हाथों से जरूर मरेगा। और सायरन आपका काफी ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि आपने मेरा सही समय पर मदद किया था, क्योंकि मैं वहां पर थोड़ा केयरलेस हो गया था। ये सुनिए बस सायरन बोले नहीं आपको मुझे शुक्रिया बोलने की कोई भी जरूरत है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो बाइटा के कंपैरिजन में आपका कल्टिवेशन काफी ज्यादा हाई है, तो इसलिए अगर वो बाइटा चाहता भी तो तब भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता था। तभी वहां पे भाई साहब आ जाता आने को बोलने लगता है कि पैड्रेस आपसे मेरा एक छोटा सा विनती है, क्या आप उस विनती को पूरा करेंगे क्या? ये सुने बाद पैड्रेस बोलने हाँ बताओ। ये सुने भाई साहब बोल रहे होता है कि सर सायरन की टेक्निक को और कल्टिवेशन को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है मुझे भी उन जैसा स्ट्रांग बनना है, तो इसलिए प्लीज मुझे परमिशन दीजिए, मैं भी जाकर वो फूड एंड स्पिरिट अकेडमी के अंदर जाकर कल्टिवेट करना चाहता हूँ, तो इसलिए प्लीज मुझे परमिशन के साथ थोड़ा बहुत पैसे दीजिए मैं वहां पर जाने के लिए। ये सुने बाद पैड्रेस बोलने लगता हाँ मैं तुम्हारे लिए बचपन से कुछ ज्यादा नहीं किया, तो इसलिए अब करूंगा, तो इसलिए मैं तुझे वहां पर जाकर कल्टिवेट करने का परमिशन भी दे रहा हूँ। उसके साथ साथ अगर तुझे पैसे जाएगा अकाउंट के पास जाकर मेरे नाम बोलो, उसके बाद वो 3000 सिल्वर तुझे दे देगा। ये सुने बाद भाई साहब खुश होते बोला होता है थैंक यू पैड्रेस, आपको मैं
आगे जाकर बिल्कुल भी निराश ही नहीं करूंगा। ये सुने बाद सायरन बोलने लगता है भाई साहब मैं भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ वो अकेडमी के अंदर आऊँ, आने के बाद तुम्हें वहीं पर एडमिशन दिलाऊं, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उस अकेडमी ने मुझे काफी सारे काम दिए हुए हैं, तो इसलिए वो सारे काम पूरा करने के बाद भी मैं उस अकेडमी के अंदर आ पाऊंगा। पर तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे टैलेंट के साथ तुम उस टेस्ट को आसानी से पास कर लोगे, उसके बाद उस अकेडमी के अंदर ज्वाइन हो जाओगे। और ये सारे कांड को वहीं पर छुप कर वो बय्यून का कजिन बादशाह देख रहा होता है। और ये सारे कांड को देखने के बाद ये बादशाह अपने मन ही मन सोचने लगता है आय हाय अंकुल और कजिन तुम्हारा हालत कितना बुरा हो गया है, तुम लोग को देखकर मुझे तरस आ रहा है पूरी तरह से। पर तुम दोनों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि तुम दोनों को प्रॉपर्टी को मैं ही संभालूंगा आगे जाकर। और तभी आप जुड़ा कुछ देर बाद का तब हम देखते हैं बादशाह एक घोड़े के ऊपर बैठकर उस अकेडमी की तरफ बढ़े ही जा रहा होता है। और ऐसा कुछ देर ट्रैवल करने के बाद वो एक तालाब के पास आकर रुक जाते हैं। इसके बाद उसके घोड़े से बात कर रहे होते हैं तुम यहीं पर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करो क्योंकि तुम भी ऑलरेडी काफी ज्यादा थक चुके हो और मैं भी काफी ज्यादा थक चुका, तो इसीलिए मैं वापस जाकर नहा के आता हूँ। ये बोल के वो अपने कपड़े पूरी तरह से उतार देता है। इसके बाद वो तालाब के अंदर पूरी तरह से कूद जाता है। इसके बाद वो ऊपर आकर सोच रहा है तो आय है कितना सुकून मिल रहा है, इतना देर ट्रैवल करने के बाद फाइनली मुझे थोड़ा आराम मिल रहा है। ये सोचता ही सामने की तरफ देखने लगता है। देखने तुरंत बाद ये पूरी तरह हिल जाता है और शर्माने लगता है क्योंकि उसके सामने एक बिना कपड़े वाली लड़की भी नहा रहे होते उसी तालाब के अंदर। और ये देखने तुरंत बाद वो लड़की भी शर्माते बोलने लगती है तुम कमी ने कही। ये देखने के बाद ये एक्टिंग करते हुए बोला होता है आया क्या यहाँ पर कोई है क्या, क्योंकि मैं बचपन से ही अंधा हूँ, तो इसीलिए अगर मैं यहाँ पर आकर किसी को डिस्टर्ब कर रहा था तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनने के बाद वो लड़की भी चुपचाप वहां पर जाते हो अपने कपड़े वो अपने पहने लगते और इसे देखने के बाद भाई साहब अपने मन ही मन सोचने थे क्या मेरा एक्टिंग इतना अच्छा था क्या, क्योंकि मेरे एक्टिंग को देखने के बाद वो लड़की मुझे कुछ भी नहीं किया, वो चुपचाप वहां से जा रही है। अगर ऐसी बात आगे जाकर मुझे छोटा मोटा एक्टिंग नहीं बल्कि डायरेक्टली ऑस्कर के लिए ट्राई मारना चाहिए। और तभी हम वो लड़की की तरफ देखते वो अपने कपड़े पहने तुरंत बाद इसके ऊपर अटैक करते बोल रहे होते तुम नीच गिरा हुआ कमीने साले, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर आकर मुझे ऐसा देखने की, आज तू मेरे हाथों से जरूर मरे। ये देखने के बाद भाई साहब भी थोड़ा हिल जाता और अपने मन ही मन सोचने था अरे यार मुझे वो ऑस्कर के बारे में थोड़ी देर के लिए साइड में रखना चाहिए और अपने जान कैसे बचाए इसके बारे में फोकस करना चाहिए मुझे। और तभी हम उस लड़की की तरफ देखते वो अपने हाथ में वो कोड़े के अंदर अपना स्पिरिचुअल एनर्जी डाल के ये भाई साहब पर एक जोरदार अटैक कर देते और इसे देखने के बाद भाई साहब उस कोड़े को आसानी से डांस कर लेते। इसके बाद वो अपने मन ही मन सोचने थे इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग, इस कोड़े के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी है, इसका मतलब ये भी मेरी तरह एक कल्टिवेटर है। और इसे देखने के बाद ये लड़की बोल रहे होते तुम कमी नहीं कही क्या, तुमने मुझे पहले बोला था कि तुम अंधे हो, अगर तुम अंधे हो तो मेरे विप को कैसे डांस कर पाओगे। इतने में भाई साहब अपने कपड़े पहन के बोल रहा होता है कि मैं झूठ बोला था क्योंकि अगर मैं सच बोला तो उसके बाद तुम पूरी तरह से एम्बेरस हो जाओगे, तो इसीलिए मैं तुम्हारे लिए झूठ बोला, तो इसलिए इसके बारे में समझने की थोड़ा बहुत कोशिश करो। ये सुनने बाद लड़की बोलने लगती इसमें समझने की कौन सी बड़ी बात है, तुमने मुझे उस तरह से देख लिया तो इसलिए मैं तुम्हें इतना आसान से बिल्कुल भी यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हें उसका प्राइस पे करके ही ऐसे जाना पड़ेगा और उसके बाद तुम जिंदा बच पाओगे। तब ये बोल के लड़की फिर से अपने कोड़े को यूज करके बैसा पर एक जोरदार अटैक कर देता है, पर इस अटैक को भी बैसा आसानी से डांस कर लेता है। इसके बाद बोलता है कि मैं वैसे भी प्राइस पे करने वाला हूँ तो इसलिए तुम मुझे एक और बार दिखा दो, उसके बाद मैं दुगना पे करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने पर वो लड़की को और भी ज्यादा गुस्सा आते है, इसकी वजह से वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक बैसा पर कर देती है। और तभी हमारे एपिसोड ये पर खत्म हो जाते हैं। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।